हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप मुख्य परीक्षा की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी और आप किसी को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मुख्य परीक्षा टलना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, अपना कुछ दे सकते हैं, मेहनत को ज़्यादा बढ़ाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो आप लोग मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लीजिए, इस टाइम का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए, उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हाँ, मैं जो पढ़ाती हूँ वो ना सिर्फ JPSC मेंस के लिए, बल्कि अदर सिविल सर्विसेज की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कोई स्टूडेंट है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, उनसे भी आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति सबको पढ़ना है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डेली से फेस भी होते हैं, तो इसको आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पढ़ाया था मुद्रास्फीति की संकल्पना। तो उसमें मैंने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तु तो क्या होता है, उसकी तुलना में वस्तु या सेवा कम होती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक तरफ मुद्रा का मूल्य ही घट जाता है, जिसको मैंने नहीं बताया था, शायद मेरे दिमाग से स्किप कर गया होगा। लेकिन एक मैं इसको इन शॉर्ट बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास मुद्रा का मूल्य मुद्रास्फीति में कैसे घटता है। आप कहेंगे कि उसका तो महंगाई बढ़ रही है, तो फिर कैसे मुद्रा का मूल्य, मतलब पैसे का मूल्य कैसे घट जा रहा है, कैसे घट रहा है। जैसे 100 रुपये आपके पास है, 100 रुपये में पहले आप ये मार्कर जो है वो 5 खरीदते थे, ठीक है। अब जब आप खरीदने जा रहे हैं तो अब 4 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वही 100 रुपये है, ठीक है, उसमें आपको 5 मिल रहा है, इसका मतलब उस 100 रुपये का वैल्यू, उसका मूल्य ज़्यादा है। और अभी वही 100 रुपये है जिसमें अब 4 ही मिल रहा है, यानी कि एक का पहले 20 रुपये दाम था तो आप 5 ले रहे थे, और अब 25 रुपये हुआ तो आप 4 ही ले पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी 100 रुपये का मूल्य जो है वो घट गया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का जो मूल्य है वो घट जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखेंगे तो वो भी लिखेंगे कि एक तरफ क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है और दूसरी तरफ क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है, ठीक है। उसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेंस आ गया था तो सबने तैयारी लगभग कर ली होगी। तो 3 उपाय है जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है: मौद्रिक उपाय, वित्तीय या राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय। वित्तीय को ही हम लोग राजकोषीय या फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। मौद्रिक उपाय में क्या होता है कि इसका जो संचालन है वो RBI द्वारा किया जाता है। तो इसको जब भी आप मौद्रिक उपाय लिखेंगे तो उसकी एक परिभाषा देनी होगी। मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति या फिर ब्याज दरों को प्रभावित करने वाली जो नीति होती है उसे ही हम मौद्रिक उपाय या मौद्रिक नीति कहते हैं। और इसका संचालन कौन करता है? प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जो बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक कहलाता है, जो कि भारत में कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। वो मौद्रिक नीति देखता है कि जब सरकार या RBI देखती है कि अर्थव्यवस्था में इतनी मुद्रा बढ़ गई है कि मुद्रा उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी नीति लानी ही पड़ेगी, तो वो करती है। और टाइम टू टाइम वो ऐसे भी अपनी मौद्रिक नीति लेकर आते ही हैं RBI। तो मौद्रिक नीति के तहत जो RBI जो टूल्स का यूज करती है उनको फिर हम 2 उपभागों में बांट देते हैं, ठीक है। पहला क्या है? परिमाणात्मक विधि या मात्रात्मक विधि। इसमें क्या, मात्रात्मक शब्द से क्या पता चल रहा है आपको कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है अर्थव्यवस्था में। तभी तो मुद्रा, क्योंकि मात्रा ही तो मुद्रा की बढ़ जाती है, तभी तो मुद्रास्फीति होती है। तो उसमें मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। और ये एक है गुणात्मक विधि, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव देखते हैं कि क्वालिटी मुद्रा की कैसी है। तो ये जब आप ये तीनों पढ़ेंगे इसके तहत जो आते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मात्रात्मक विधि जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट प्रभावित करती है मुद्रास्फीति को।
उसमें सबसे पहला क्या है, बैंक दर। बैंक दर क्या है कि आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक, ठीक है। जैसे आप लोग बैंक से, अपने बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही जो आप जिस बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही बैंक भी क्या कहता है, आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई जिस दर पर अपने बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को लोन देती है, ऋण देती है, जिस दर पर, जिस ब्याज दर पर, जैसे आपने कोई लोन लिया तो उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बैंकों के द्वारा, तो उसी तरह आरबीआई भी इन पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। तो वही कहलाता है बैंक दर, ठीक है। तो बैंक दर में क्या, तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई क्या करती है, बैंक दर को बढ़ा देती है। बैंक दर को ये बढ़ा देगी। अगर किसी बैंक ने लोन ले रखा है आरबीआई से, तो उस पर ये क्या करेगी, पहले अगर 3% बैंक दर था, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर है, होता है कितना अलग वो होता होगा, तो 3% था। अब आरबीआई क्या करेगी, उसको 3.5% कर देगी। बहुत ज़्यादा नहीं, अचानक से ऐसा नहीं कि 6% कर दी, इतना नहीं करती है, लेकिन उतने ही से, ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की उतने ही में प्रभाव आ जाता है मुद्रास्फीति पर। इसको बढ़ा दिया आरबीआई ने। अब क्या करेगी, जो व्यापारिक बैंक है उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है आरबीआई को, तो वो क्या करेगी, वो अपना भी बैंक, जो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोगों को देती है ऋण या किसी संस्था को देती, उसका भी वो बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग जो नया लोन लेने वाले थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, जो लोग लोन लेने के लिए सोच रहे थे वो अब क्या करेंगे, देखेंगे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो लोग लोन लेना त्याग देते, नहीं लेते हैं जल्दी, सोचते हैं कि चलो आगे फ्यूचर में अगर बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम लोग लेंगे। या फिर जो लोग पहले से लोन लिए हुए हैं वो लोग भी जल्दी से चुका देते हैं इसको जल्दी से, क्योंकि उनको हर महीने या हर साल ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो लोग भी जल्दी से चुका देते हैं कि चलो। तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था से मुद्रा देखिए ऊपर की ओर खिंचती चली जा रही है। व्यापारिक बैंक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई हो गई, ये व्यापारिक बैंक हो गया, ये ऊपर को ज़्यादा दे रही है। फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ से लोग जो है, संस्था जो है, यहाँ से अपनी मुद्रा जो है वो ऊपर की ओर देते जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ से मुद्रा कम होती जा रही है, ठीक है। पहले इतनी सारी थी, अब घटकर कम हो गई। तो इससे क्या हो गया, एक बैलेंस बन गया वस्तु, सेवा और मुद्रा में, ठीक है। तो मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं इससे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, आगे और भी है। CRR, CRR है, इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। मतलब कि हर बैंक, जो व्यापारिक बैंक है जिनसे आप संपर्क में रहते हैं, जहां आपका खाता खुला हुआ होता है, वो बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ परसेंटेज, मान लीजिए आपके बैंक के पास मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस 10,000 का कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10%, ठीक है, 10% या 15%, 10,000 है, तो 10% क्या होता है, उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का मतलब एक सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं जमा होना चाहिए, तो वो आरबीआई के पास इतना पैसा तो जमा रहता है, ठीक है। तो इससे, इसको भी क्या करती है ना आरबीआई, इसको जब देखती है मुद्रास्फीति है तो इसको भी बढ़ा देती है, इसको 11% कर देगी। अब क्या होगा, बैंक को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा वहाँ, अब ज़्यादा पैसा इसको बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो बैंक के पास तो कम पैसा हो गया ना लोगों को ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए। अब बैंक भी क्या करेगी, कम से कम मात्रा में ऋण देगी। तो इससे क्या होगा, जो मुद्रा का फ्लो है, मुद्रा की जो मात्रा जो अर्थव्यवस्था में जा रही थी वो पहले से कम हो जाएगी। उसी तरह SLR क्या है, इसको कहते हैं हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें तो CRR में जो बैंक है वो आरबीआई के पास अपना पैसा रखती है, जमा का अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी बैंकों को, जिस बैंक से आप संपर्क में रहते हैं, वो उन बैंकों को अपने पास भी कुछ पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ रेशियो, उनका जो कुल जमा है उनका कैसे रखना पड़ता है, या तो वो नगद रखे या सोने के रूप में रखे, या फिर एक होता है अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। आगे थोड़ा सा मैं बता दूंगी कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति क्या होता है। एक तरह समझते हैं कि सरकारी प्रतिभूति, अल्पकालीन मतलब एक छोटा टेन्योर, छोटा समय काल, और सरकारी प्रतिभूति क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके फैमिली का ही,
आपके फैमिली में कोई बहुत लोग हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक व्यक्ति है जो कोई बिजनेस करना चाहता है। अब उसके बिजनेस में लगेगा 15 लाख रुपए, ठीक है। अब वो क्या करता है, 15 लाख रुपए लगेगा, लेकिन उसके पास है कितना, सिर्फ 10 लाख रुपए ही अभी है। तो वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं कर सकता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना 5 लाख जो मेरा घट रहा है उसको मैं परिवार के अन्य सदस्यों से ले लेता हूँ, ठीक है। परिवार में ऐसा होता है कि नहीं पता, लेकिन परिवार से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया कि सरकारी प्रतिभूति होता क्या, एक सिक्योरिटी होता है। तो वो क्या करता है, परिवार के 5 लोगों से बात करता है, बैठता है और बोलता है कि हम तुम लोगों को एक सिक्योरिटी बॉन्ड बना के दे रहे हैं लिख के कि मेरा बिजनेस जैसे 1-1 लाख रुपया तुम लोग सब लोग दो, और जैसे ही मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा तो हम उसमें 1 लाख में कुछ इंटरेस्ट जोड़कर कुछ एक्स्ट्रा पैसा तुमको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सब लोग बोला ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा बिजनेस भी स्टार्ट हो गया और जो लोगों ने पैसा लगाया उनको भी एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया। तो काम रुका नहीं, ठीक है। तो सरकार भी यही करती है, जो उसका घाटा का बजट होता है, पहले क्या करती थी, नए नोट और सिक्के छापकर, मेरा पिछला वीडियो देखेगा तो उसमें मैंने बताया है कि हीनार्थ प्रबंधन या घाटा प्रोत्साहित जो मुद्रास्फीति होती है उसमें। तो अब वो ना करके सरकार क्या करती है कि लोगों से एक सरकारी प्रतिभूति जारी करती है, इतने इतने की प्रतिभूति, और लोग उसे या बैंक भी उसे खरीद लेती है। तो इसके एवज में क्या कर होता है, सरकार को पैसा मिल जाता है। तो उसी में क्या होता है कि जो ये क्या करता है ना, SLR के तहत मान लीजिए 10% SLR है, तो कुछ पैसा 2% रख लिया इसने नगद में, 3% इसने रख लिया सोना के रूप में, और बाकी जो बचा 5% उसको सरकारी अल्पकालीन प्रतिभूति के रूप में इसने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सरकार तो उसे लौटाएगी तो थोड़ा एक्स्ट्रा करके, और बैंक का काम ही क्या है, वो पैसे को री इन्वेस्ट करती है, इधर से उधर करती है, तभी तो वही तो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो वही हो गया SLR, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि इसको भी RBI ही तय करती है, तो SLR को भी बढ़ा देती है RBI, SLR को भी बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, बैंकों के पास जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो कम हो जाएगा, वो लोन कम देंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है वो कम से कम जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होने शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं मतलब कि जो सरकारी प्रतिभूति, जो मैंने पहले बताया, जो प्रतिभूति है उसकी खरीद और बिक्री होती है, ठीक है, इसीलिए इसको बाजार कह रहे हैं। खरीद बिक्री, बाजार में क्या होता है, खरीद बिक्री ही होती है। तो खुले बाजार की क्रियाएं में भी खरीद और बिक्री होती है, किस चीज की, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। कौन बेचता है, RBI बेचता है। RBI को क्या बोलते हैं, सरकार का बैंक बोलते हैं ना, सरकार का बैंकर है, तो सरकार का ये बैंकर है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, RBI जब देखता है मुद्रास्फीति बढ़ रही, और इसको बैंक भी खरीदते हैं, पहले भी मैंने कहा, तो मुद्रास्फीति की स्थिति में RBI क्या करती है कि मुद्रास्फीति में प्रतिभूतियों को क्या करती है, बैंकों को और बेचती है, ठीक है। प्रतिभूतियों का दाम थोड़ा सा कम कर देती होगी, और उसको क्या करती है, बैंकों को बेचती है। अब बैंक को बेची, मान लीजिए मैंने आपको कुछ बेचा और आपसे पैसे ले लिया, ठीक है, और अपने पास रख लिया, मैंने कुछ भी खरीदा नहीं, अपने पास रख लिया। इसका मतलब क्या, आपसे पैसे खींच लिए गए, और आप किसी को जिसको देते हैं उसके पास भी पैसे देने के लिए आपके पास कम मात्रा में बचे, तो उससे भी मुद्रास्फीति क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है। मार्केट में क्या हो रहा है, तरलता यानी लिक्विडिटी, पैसा वो कम मात्रा में जा रहा है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगती है। तो वही करती है RBI। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है, जो कि RBI करती है, ठीक है, यही होता है। इसीलिए और यही RBI करती है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचती है, ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और पैसा RBI को दे देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये दोनों क्या है, ये ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। कौन सी ब्याज की दर है, अल्पकालीन ब्याज की दर है, ठीक है। अल्पकालीन ब्याज की दर मतलब थोड़े समय का, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि नहीं पता, दीर्घकालीन, ये जो बैंक दर होता है ना, ये दीर्घकालीन होता है, और जबकि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो होता है वो अल्पकालीन होता है। तो इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया बैंक दर, रिवर्स और रेपो दर में क्या डिफरेंस है। रिवर्स रेपो दर, ये दोनों तो एक तो रेपो दर है, उस पर से इन दोनों, इस
इसमें और इसमें क्या फर्क है कि ये दीर्घकालीन है, लंबे समय के लिए आरबीआई बैंकों को लोन देती है, और इसमें कम समय के लिए अल्पकालीन ब्याज की दर। इसको अब आगे देखते हैं। यहाँ पर रेपो दर, रेपो दर में क्या होता है ना कि आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को जो ये दिया जाता है अल्पकालीन ब्याज की दर। मतलब आरबीआई के पास व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, अल्पकालीन समय के लिए कुछ पैसा आरबीआई से लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 महीने के लिए, 4 सप्ताह के लिए, ऐसे कुछ समय के लिए व्यापारिक बैंक अपनी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कुछ समय के लिए आरबीआई से पैसे लेती है। ठीक है, कम समय के लिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अल्पकालीन, कम समय के लिए। तो उस पर जो इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको बोलते हैं रेपो दर। ठीक है, उस पर जो इनको इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ता है उसको कहते हैं रेपो दर। अब इसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में तो कुछ पैसा रखते ही हैं, और उनको और इंटरेस्ट मिल सके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, और पैसा उनके पास रखते हैं, या कुछ समय के लिए, तो वो भी कुछ समय के लिए होता है, अल्पकालीन ब्याज दर। तो उस पर जो रिजर्व बैंक जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, मतलब रिजर्व बैंक जो इनको रिटर्न देती है। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं ना कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से लोन ले सकती है, ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो ऐसा आप समझने के लिए कह सकते हैं कि आरबीआई जो व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन समय के लिए जो लोन लेती है, पैसा रखती है अपने पास, उस पर जो ब्याज दर के रूप में जो पैसा देती, ब्याज दर देती है, उसको हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है इसको समझने के लिए, तो इसीलिए इसको रिवर्स, उल्टा हो गया यहाँ पर। अब क्या होता है ना कि दोनों कंडीशन में मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो दोनों में आरबीआई दोनों को बढ़ा देती है, रेपो दर को भी और रिवर्स रेपो दर को भी। ठीक है, तो जब रेपो दर बढ़ता है तो व्यापारिक बैंक क्या करता है ना कि आरबीआई से कम पैसा लेने लगता है, क्योंकि अगर वो 3 महीने के लिए कुछ पैसा उठाया और उसको ज़्यादा रेपो दर देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, कम पैसा लेगा, नहीं लेगा या कम लेगा, तो ऐसे में उसके पास फिर लिक्विडिटी कम हो गई, उसके पास पैसा कम हो गया। दूसरा, रिवर्स रेपो दर भी बढ़ गया है। अब क्या होता है ना, रिवर्स रेपो दर अगर बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। अगर रिवर्स रेपो दर भी बढ़ गया है तो व्यापारिक बैंक अब क्या करता है ना कि अपना एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे रख देता है, उसके पास जो पैसा होता है ना वो आरबीआई को दे देता है कि अब क्योंकि रिवर्स रेपो दर भी बढ़ गया तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो भी वो अपना पैसा सीआरआर के अतिरिक्त जो उसका पैसा है वो आरबीआई के पास दे देता है, वही होता है रिवर्स रेपो दर। दोनों स्थिति में क्या हो जाता है, व्यापारिक बैंक के पास जो तरलता कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्याज की दरें जो है वो बढ़ जाती है, उसके पास देने के लिए पैसा कम है, तो वो सोचेगा कि कम पैसे में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लें, तो ब्याज दर को व्यापारिक बैंक बढ़ा देते हैं। तो अब ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग हैं या फिर कोई संस्था, कोई कंपनी है, लोन कम लेगी, जिन्होंने लिया है वो जल्दी से जल्दी रिटर्न करेंगे, तो मार्केट से क्या हो रहा है, मुद्रा आती जा रही है, लिक्विडिटी जो है वो खिंचता चला जा रहा है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, तरलता भी मार्केट में, अर्थव्यवस्था में कम होगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, लास्ट में आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, मुद्रास्फीति मैंने लिखा है, मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर कुछ भी डाउट होगा ना आपको, तो क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका मौद्रिक उपाय के तहत परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि क्या है, इसमें होता है विभेदात्मक ब्याज की दरें, मतलब किसी सेक्टर पर जहां पर मुद्रास्फीति को सरकार आरबीआई नियंत्रित करना चाहती है, वहां पर क्या करती है ना, वो ब्याज की दरों को बढ़ा देती है। ठीक है, और जहाँ पे मतलब मुद्रास्फीति ऐसे कभी कभी होता है कि किसी खास सेक्टर में जो है मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो वहाँ पर विभेदात्मक अलग अलग ब्याज की दरें होती है, तो वहाँ पर ये टेक्निक आरबीआई अपनाती है। ठीक है, जैसे कि कृषि वगैरह में लोन मिलता है, कृषि क्षेत्र में या लघु उद्यम बनाने में, या इसमें इन सबों में जो ब्याज की दर है वो कम रहती है, और बाकी अदर सेक्टर में कहीं कहीं ज़्यादा रहता है, उसी को बोलते हैं विभेदात्मक। विभेद मतलब विभेद करना, जैसे ठीक है,
ऋण मार्जिन में परिवर्तन। ऋण मार्जिन क्या होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आजकल गोल्ड लोन। आप गोल्ड लेके गए लोन लेने के लिए, उसमें बैंक ने कहा कि आपके गोल्ड का जितना वैल्यू है, मान लीजिए आपके गोल्ड का वैल्यू 100 है और आपको आरबीआई क्या कर रही है, सॉरी बैंक क्या कर रहा है कि लोन जो है आपको उसका 80% लोन दे रहा है, ठीक है। और तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका जो कट हो जा रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो और उसके बाद अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो वो क्या होगा, ऋण मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, नहीं सॉरी घटा दिया जाएगा। पहले 20% था, 80 आपको मिल रहा था और 20 को रोक लिया जा रहा था। और अब अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आपको क्या होगा, शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको क्या है कि यहाँ पर बैंक जो 20 रख रही है ना, 20 रख रही है, यही मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रही है। मतलब आपको कम मिल रहा है तो आपको कम मिलेगा तो आप कम खर्च करेंगे। तो ये 20 है ना, जो यही पहले 90 था, मतलब पहले 10% था, ठीक है 10%, अब इसको कर दिया गया 20%। मतलब कि आपका गोल्ड का वैल्यू मान लीजिए 100 है, तो पहले क्या था कि 10% उसका घटा के आपको 90% वैल्यू आपको दे दिया जाता था। और जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो क्या कर रहा है, 20% काट के आपको उसका 80% दे दिया जा रहा है। तो आपके पास कि पहले 90 आ रहा था, 20 80 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका जो तरलता है, जो मुद्रा है आपके पास कम आई तो आप मार्केट में कम खर्च करेंगे। यही होता है ऋण मार्जिन में परिवर्तन। तो मुद्रास्फीति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। नैतिक दबाव की नीति मतलब कि बैंकों को आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कि आप लोग खुद से भी कुछ ऐसे मेजर्स अपनाइए जिसमें कि मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित हो। मतलब नैतिक रूप से भी हम उनका भी कर्तव्य बनता है कि कुछ ऐसी वो ब्याज दर थोड़ा बढ़ा दे, या फिर कुछ जो प्राइमरी सेक्टर है उनको अधिक लोन दे, कम ऋण, मतलब इस तरह के कुछ उपाय नैतिक रूप से उनको करने चाहिए, ठीक है। तो यही हो गया मौद्रिक उपाय।